Way to learn economics by EG Economics. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमारा जो बैंकिंग का सीरीज चल रहा था पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। बैंकिंग में बैंकिंग क्या होता है, मतलब बैंक में कमर्शियल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, उसका फंक्शन देख लिए। आज जो हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक जो पढ़ना है हम सबको, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनिटरिंग पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के द्वारा कैसे मनी सप्लाई किया जाता है, कैसे मनी सप्लाई पे कंट्रोल किया जाता है, उसको हम देखेंगे। उसी को बोला गया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। किसका? सेंट्रल बैंक का। किस लिए? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। समझे? तो आज हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे ऑल ओवर क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। तो आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लेट्स सी, मॉनेटरी पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसके द्वारा यूज किया जाता है? सेंट्रल बैंक के द्वारा क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। मनी सप्लाई को क्या करना है? कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट लाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी का। इसको फर्दर दो डिवाइड बांट दिया गया है इंस्ट्रूमेंट को, एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वांटिटेटिव में क्या पढ़ेंगे? बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, सेचुरेटरी रिजर्व रेशियो क्या होता है, और ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ये देखेंगे किसमें? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, और मोरल सुएजन क्या होता है। तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे आज? मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ किसका? सेंट्रल बैंक का। ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। इसको यूज करके क्या करता है? ये मनी के सप्लाई को, मनी के फ्लो को या सप्लाई को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? आरबीआई। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है? टॉपिक क्या है? सीआरआर क्या होता है? सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे कोई कॉमर्शियल बैंक, जो हमारा क्या है? एसबीआई कॉमर्शियल बैंक, और ये क्या है? आरबीआई। क्या है? आरबीआई। तो कैश रिजर्व रेशियो में बोला गया है कि आरबीआई के पास कुछ सर्टेन परसेंटेज किसके फॉर्म में? टोटल डिमांड डिपॉजिट। जो एसबीआई के पास क्या आ रहा है? पीपल के द्वारा, जो लोगों के द्वारा पैसा मनी आ रहा है, उसको क्या करना है? एसबीआई को कुछ सर्टेन परसेंट किसके फॉर्म में रखना है? रिजर्व के फॉर्म में। किसके पास रखना है? आरबीआई के पास रखना है। किसको? कॉमर्शियल बैंक को। उसी रेशियो को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो समझते डिफिनीशन क्या बोल रहा है? इट रेफर्स टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट। बोल रहा है कुछ सर्टेन परसेंटेज टोटल डिमांड डिपॉजिट। टोटल डिमांड डिपॉजिट मतलब जो डिमांड डिपॉजिट कौन करता है? लोग जाके क्या करते हैं? कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो बोल रहा है टोटल डिमांड डिपॉजिट का कुछ सर्टेन परसेंटेज दैट हैज़ टू बी केप्ट एज अ रिजर्व विथ आरबीआई। तो कुछ रिजर्व के फॉर्म में किसके पास रखना है? आरबीआई के पास रखना है। जो कमर्शियल बैंक है वो अपने टोटल डिपॉजिट में से कुछ सर्टेन परसेंटेज किसके पास रखेगा? रिजर्व के फॉर्म में। यदि कभी उसको ज़रूरत पड़ गया, यदि वो लॉस में चला, तो वही रिजर्व से ना पैसा लेगा आरबीआई से। इसीलिए कुछ सर्टेन परसेंट क्या करता है? क्या कहता है? कैश के फॉर्म में किसके पास रखता है? सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। कौन? कमर्शियल बैंक। तो यही बोल रहा है कि सीआरआर का मतलब ये है कि टोटल डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास आपको रिजर्व के फॉर्म में रखना है। और जब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के केस में आरबीआई कैसे मनी कंट्रोल करेगा, मतलब कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, तो बोल रहा है कि इन्फ्लेशन के समय जो सीआरआर को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ समझते हैं, जैसे एसबीआई पहले रिजर्व के फॉर्म में 10% रखता था, लेकिन जब इन्फ्लेशन के समय आरबीआई के द्वारा बोला गया कि हमको इस किसके फॉर्म में, पहले 10% आरबीआई के द्वारा मेंशन किया गया था कि कैश रिजर्व रेशियो
10% के फॉर्म में रखाएगा। लेकिन अब आरबीआई बोला कि जब इन्फ्लेशन हुआ, अब कहा कि 20% सर्टेन परसेंट मतलब 20% रखाएगा रिजर्व आरबीआई के पास, किसका, कॉमर्शियल बैंक का टोटल डिपॉजिट में। तो क्या हुआ यहाँ पे, हुआ क्या, यहाँ क्या हुआ, एसबीआई के पास पैसा कम हो गया क्योंकि रिजर्व ज़्यादा देने लगा आरबीआई के पास। तो ये एसबीआई क्या करेगा, लोन कम देगा। क्या करेगा, लोन लोगों को कम देना लगेगा। जैसे जैसे लोन कम देगा तो लोगों का पैसा का सप्लाई क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ देखते हैं एक चार्ट के फॉर्म में, जैसे बोल रहा है कि सीआरआर इंक्रीज कर दिया, 10 से 20% कर दिया, कौन, आरबीआई, कि मेरे पास 10 से पहले 10% रखता था कॉमर्शियल बैंक, अब कॉमर्शियल बैंक को कितना रखना, 20%। तो सीआरआर को इंक्रीज किया कौन, आरबीआई। तो उससे क्या हुआ, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो गया, लोन क्या, कॉमर्शियल बैंक एसबीआई क्या हुआ, लोन कम देने लगा। उससे क्या हुआ, परचेजिंग पावर कम हो गया, जो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचा तो क्या हुआ, लोग खरीदना कम कर दिए, तो क्या बोल रहा है, परचेजिंग पावर कम हो गया। उससे क्या हुआ, गुड्स एंड डिमांड का क्या हो गया, सप्लाई कम हो गया, मतलब डिमांड कम हो गया। जब परचेजिंग पावर ही, पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक उसका डिमांड कम हो जाएगा। डिमांड कम होने से ऑटोमेटिक उसका प्राइस में डिक्रीज होगा। तो समझे, क्या इन्फ्लेशन के समय आरबीआई क्या करता है, सीआरआर को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के समय कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, कौन, आरबीआई सीआरआर को इंक्रीज करता है जिससे स्टेबल हो जाए उसका इकॉनमी। ठीक है, यही अपोजिट है, डिफ्लेशन के समय क्या करेगा, डिफ्लेशन के समय आरबीआई क्या करता है, सीआरआर को घटा देता है। जैसे आरबीआई, जैसे देखते हैं, जैसे आरबीआई पहले इन्फ्लेशन के समय 20% रखता था, जब इन्फ्लेशन था तो इंक्रीज कर दिया था रिजर्व 20%। अब जब डिफ्लेशन है, जब मंदी चल रहा है तो क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा रिजर्व, जैसे 8% कर दिया। तो कॉमर्शियल बैंक को अब कितना देना है, 8% देना है। तो उसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा पहले के कंपैरिजन, तो क्या करेगा, वो लोन ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, लोन ज़्यादा देगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा मार्केट में। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा, जब पैसा आ जाएगा हाथ में तो सब खरीदने की ओर बढ़ेगा। उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, कोई भी गुड सर्विस का डिमांड हो, जब आपके पास पैसा पावर हो जाए खरीदने का तो आप क्या करते हैं, डिमांड बढ़ता है। डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ऑटोमेटिक है कि प्राइस बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है, डिफ्लेशन के समय आरबीआई क्या करता है, सीआरआर को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि उसको इकॉनमी को स्टेबल लाना है, कंट्रोल करना है। तो क्या करेगा, डिफ्लेशन के समय, प्रॉब्लम के समय सीआरआर को डिक्रीज कर देगा आरबीआई। ठीक है, बोल रहा है एसएलआर क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, बोल रहा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे कोई कॉमर्शियल बैंक है, ये पहले क्या करता था, कैश रिजर्व रेशियो में आरबीआई को क्या करता था, कुछ रिजर्व देता था। लेकिन एसएलआर में क्या होगा, एक जो कॉमर्शियल बैंक है खुद के पास, इटसेल्फ खुद के पास कुछ परसेंट रिजर्व के फॉर्म में रखेगा। कौन, कॉमर्शियल बैंक अपने ही पास, ना कोई को देगा ना आरबीआई को देना है, खुद परसेंट, कुछ सर्टेन परसेंट क्या करेगा, जैसे एसबीआई है, खुद अपने पास टोटल डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंट अपने पास रखेगा। तो वही बोल रहा है, इट रेफर्स टू सर्टेन परसेंट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट दैट इज केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक इटसेल्फ एज अ रिजर्व। क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक खुद के पास सर्टेन परसेंट, कुछ परसेंट टोटल डिमांड डिपॉजिट का अपने पास रखेगा। किसके फॉर्म में रख सकता है, गोल्ड के फॉर्म में रख सकता है, सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकता है और कैश के फॉर्म में रख सकता है। एसएलआर जो कॉमर्शियल बैंक है किसके किसके फॉर्म में रख सकता है, गोल्ड, कैश और सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकता है। ठीक है, देखते हैं कि कैसे कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ही एसएलआर का सर्टेन परसेंट फिक्स करता है। सबका मेन बाप कौन है, आरबीआई। तो वही जो रेशियो है, एसएलआर जो बोल रहा है वो रेशियो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या करेगा, इन्फ्लेशन के समय और डिफ्लेशन के समय वो देखते हैं। तो इन्फ्लेशन के समय आरबीआई क्या करेगा, एसएलआर को इंक्रीज करेगा। जैसे कोई कमर्शियल बैंक है एसबीआई, वो अपने रिजर्व पहले 5% रिजर्व रखता था, अभी 10% अपने पास रिजर्व रख रहा है।
जब पैसा अपने रिजर्व के फॉर्म में अपने पास रख रहा है तो क्या हुआ, इसके पास पैसा का, मनी का शॉर्टेज है, कम ही है, क्योंकि रिजर्व इंक्रीज हो गया है। पहले 5% रखता था तो लोगों को भी देता था, अब 10% हो गया तो एसबीआई का पैसा थोड़ा कम हो गया। जब पैसा कम हो गया तो क्या करेगा, मनी सप्लाई कम होगा, पैसा कम हुआ मतलब मनी सप्लाई कम हुआ। मनी सप्लाई कम होने से क्या हुआ, यहाँ देखते हैं, जैसे एसएलआर इंक्रीज किए, किसके द्वारा इंक्रीज किया, आरबीआई के द्वारा। तो एसएलआर इंक्रीज हुआ तो पैसा कम हो गया, कहाँ, बैंक के पास। तो बैंक के पास क्या होगा, मनी सप्लाई क्या होगा, कम हो गया, तो क्या होगा, लोन कम देगा। एसबीआई क्या करेगा, लोन के फॉर्म में लोगों को कम देगा। जब लोन के फॉर्म में कम देगा तो परचेजिंग पावर घट जाएगा लोगों का परचेजिंग पावर घटेगा तो डिमांड कम करेंगे लोग। यदि डिमांड कम करते हैं लोग तो ऑटोमेटिक है कि उसका प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। तो बोल रहा है कि एसएलआर जब इंक्रीज करते हैं, आरबीआई के द्वारा एसएलआर जब इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज किया जाता है आरबीआई के द्वारा एसएलआर, जब इन्फ्लेशन हो हमारे कंट्री में, तब एसएलआर को इंक्रीज करते हैं, कंट्रोल करने के लिए, क्या, इन्फ्लेशन को, और स्टेबिलिटी लाने के लिए इकॉनमी में। तो एसएलआर इंक्रीज करते कब, इन्फ्लेशन में, समझ गए। इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, एसएलआर को डिक्रीज करते हैं। जैसे पहले कॉमर्शियल बैंक क्या करता था, एसबीआई पहले 10% लेता था, रिजर्व रखता था अपने पास, खुद के पास रिजर्व रखता था, कितना परसेंट, 10%। अब क्या कर दिया, देखा कि मंदी चल रहा है, डिफ्लेशन चल रहा है, तो क्या किया, रिजर्व को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब क्या कर दिया, 8% रखा अपने पास। तो क्या किया, 2% जो इंक्रीज करेगा वो क्या करेगा, लोगों में लोन के फॉर्म में देगा। तो जब लोन के फॉर्म में देगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा मार्केट में। मनी सप्लाई होगा तो क्या होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा। परचेजिंग पावर बढ़ता है तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज करेगा। यदि डिमांड इंक्रीज करता है तो ऑटोमेटिक प्राइस इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, डिफ्लेशन से क्या हुआ, डिफ्लेशन हो रहा है तो उससे क्या होगा, एक स्टेबल पॉइंट पे आके इकॉनमी आ जाएगा। तो वही बोल रहा है, डिफ्लेशन के समय क्या करते हैं, आरबीआई एसएलआर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। उससे क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा मार्केट में, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो पैसा बढ़ेगा, तो जो हमारा डिफ्लेशन एक स्टेबल पॉइंट पे आ जाएगा। तो वही कर रहा है, एसएलआर को डिक्रीज करने पे क्या होता है, इन डिफ्लेशन स्टेबल हो जाता है। और इन्फ्लेशन के केस में एसएलआर को इंक्रीज किया जाता है, जिससे इन्फ्लेशन मतलब कम होके क्या आ जाए, स्टेबल पॉइंट पे आ जाए, इकॉनमी हमारा बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेपो रेट और बैंक रेट क्या होता है। रेपो रेट और बैंक रेट सिमिलर चीज़ है। तो इसका डिफिनीशन पे आते हैं पहले, इट रेफर्स टू रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक लोन फ्रॉम आरबीआई। बोल रहा है कमर्शियल बैंक जब लोन लेने जाता है किससे, आरबीआई से, तो आरबीआई के द्वारा एक रेट डिसाइड किया जाता है कि इतना रेट, इतना इंटरेस्ट आपको पेड करना होगा यदि कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं। तो वही बोल रहा है कि रेपो रेट और बैंक रेट उसी को कहते हैं, उस रेट को कहते हैं जो आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है जब कमर्शियल बैंक क्या करता है, लोन लेता है। ठीक है, तो जब इन्फ्लेशन रहेगा और डिफ्लेशन रहेगा तो आरबीआई के द्वारा क्या करें, बैंक रेट को इंक्रीज किया जाएगा और बैंक रेट को डिक्रीज किया जाएगा। तो इसको अच्छे से समझते हैं, कब इंक्रीज करें, कब डिक्रीज करें। जब इन्फ्लेशन का केस, जैसे हमारा केस है इन्फ्लेशन का, जब इन्फ्लेशन का केस है, जैसे एक बैंक हुआ एसबीआई क्या, कमर्शियल बैंक, आरबीआई सेंट्रल बैंक। ठीक है, जब क्या करेगा, एसबीआई जाएगा लोन लेने, किससे लोन लेगा, किससे, आरबीआई से। तो कुछ रेट पे लेगा जो आरबीआई डिसाइड करेगा, जैसे 5% रेट पे लिया है लोन, इसका इंटरेस्ट क्या है, 5% देना है इंटरेस्ट, किसको, एसबीआई को। लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी तो पेड करेगा आरबीआई को। तो बोल आरबीआई के द्वारा जब इन्फ्लेशन हुआ हमारे कंट्री में, महंगा हुआ सब चीज़, तो आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। यदि जैसे देखा, जो आरबीआई जो इंटरेस्ट ले रहा है 5%, अब क्या करेगा, एसबीआई से लेगा 10%। तो एसबीआई के पास क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा, क्योंकि जो रेट देना है वो ज़्यादा देना है, तो क्या होगा, एसबीआई के पास मनी कम होगा। तो वो क्या करेगा, लोन कम सेंसर करेगा, लोन कम देने लगेगा लोगों को। जब लोन कम देगा तो क्या होगा,
जब बैंक रेट इंक्रीज कर दिया आरबीआई तो क्या लोन कम देने लगे, तो क्या होगा, मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मार्केट में। जब मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाता है तो कोई का परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा कि हमारा डिमांड जो गुड्स एंड सर्विस होता है वो भी कम हो जाएगा, और डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिक प्राइस को कम होना ही है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा इकॉनमी एक स्टेबल पॉइंट पे आ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि जब हमारा इन्फ्लेशन का कंडीशन रहे हमारी इकॉनमी में तो क्या करते हैं, बैंक रेट को इंक्रीज करते हैं। आरबीआई क्या करता है, रेट को अपना इंक्रीज करता है। तो क्या होता है, एसबीआई का पहले रेट 5% था, अब क्या हो गया 10%। आरबीआई का पैसा दे रहा है, जो एसबीआई है किसको दे रहा है पैसा, आरबीआई को पैसा दे रहा है। तो इसके पास क्या हुआ, एसबीआई के पास पैसा का कम ही हुआ, तो ये कम लोन सेंशन करेगा तो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, डिफ्लेशन के समय क्या हुआ। जब डिफ्लेशन के समय आरबीआई क्या करेगा, जो पहले 5% लेता था अब 3% लेगा, बोलेगा कि अब मार्केट में पैसा नहीं, तो मार्केट में पैसा डालो। आरबीआई क्या करेगा, लोगों को पैसा दो, तो क्या करेगा आरबीआई 3% कर देगा। तो क्या होगा, पहले 5% देता था तो अब 3% दे रहा है आरबीआई को, तो क्या एसबीआई के पास क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो ये लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देगा, कौन, एसबीआई। लोग को क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन के फॉर्म में पैसा देगा, तो क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज करेगा। यदि जब मनी सप्लाई इंक्रीज करता है तो परचेजिंग पावर लोगों का बढ़ेगा। जब लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड करने लगेंगे, डिमांड करेंगे तो प्राइस इंक्रीज करेगा। तो बोल रहा है उससे क्या होगा, डिफ्लेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंट्रोल कर लेगा डिफ्लेशन को, एक स्टेबल आ जाएगा, इकॉनमी का हमारा क्या आ जाएगा, एक स्टेबल पॉइंट पे आ जाएगा। तो समझे कैसे बैंक रेट और रेपो रेट को आरबीआई डिसाइड करता है इन्फ्लेशन के केस में और डिफ्लेशन के केस में। ठीक है, तो एक डिफरेंस देखते हैं रेपो रेट और बैंक रेट में। क्या बैंक रेट और रेपो रेट सेम थिंग है। जैसे क्या, एक रेट डिसाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा, जब कमर्शियल बैंक लोन लेगा किससे, आरबीआई से, उस रेट को हम बैंक रेट और रेपो रेट करते हैं। लेकिन कुछ डिफरेंस है, उसको हम देखते चलते हैं। बोल रहा है रेपो रेट, इट रेफर्स टू अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक लोन फ्रॉम आरबीआई। ये लोन लेगा आरबीआई बाय कोलेट्रल ऑफ सिक्योरिटी। रेपो रेट में जब कोई जैसे जब भी कमर्शियल बैंक क्या करता है, लोन लेता है आरबीआई से, तो उसको एक कोलेट्रल सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी के फॉर्म में आरबीआई के पास जमा करने पड़ेगा। जैसे हम लोन लेने जाते हैं तो क्या करता है बैंक वाला, हमारा जो घर का कागज़ रख लेता है अपने पास एज अ सिक्योरिटी। तो वैसे ही रेपो रेट में क्या करेगा, जब भी आरबीआई के पास जाएगा लोन लेने, कौन, कमर्शियल बैंक, तो वो कुछ सिक्योरिटी चाहिए कमर्शियल बैंक को, तब वो जाके लोन देगा। लेकिन बैंक रेट में ऐसा कुछ नहीं है। द डिफिनेशन देखते हैं, इट रेफर्स टू एट द रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक लोन फ्रॉम आरबीआई विदाउट एनी कोलेट्रल ऑफ सिक्योरिटी। बिना कोई सिक्योरिटी के क्या करेगा कमर्शियल बैंक, आरबीआई से लोन ले लेगा, उसको कोई सिक्योरिटी नहीं देना है। उस रेट को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट। और रेपो रेट में आपको सिक्योरिटी कोलेट्रल के फॉर्म में आपको देना पड़ेगा आरबीआई के पास, तब लोन देगा। डिफरेंस है। बोल रहा है इट ऑलवेज रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी। बोल रहा है ये हमेशा रीपर्चेज करता है सिक्योरिटी। जैसे सिक्योरिटी दिया कागज़ का, घर का, जैसे हम कागज़ देते हैं कोई बैंक को, यदि हम उसका पैसा, लोन, इंटरेस्ट सब चुका देंगे तो क्या करेंगे, हम अपना सिक्योरिटी उससे रीपर्चेज कर ले लेंगे। तो वही बोल रहा है। अब बैंक रेट में इट डज नॉट अलाउ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी। बोल रहा है बैंक रेट में रीपर्चेज सिक्योरिटी नहीं होता, क्योंकि ये सिक्योरिटी देता ही नहीं है। जब कमर्शियल बैंक पैसा लेता है लोन के फॉर्म में आरबीआई से, तो क्या करता है, सिक्योरिटी नहीं देता है। तो सिक्योरिटी रीपर्चेज कैसे करेगा जब दिया ही नहीं, तो समझ गए सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बोलता है इट इज़ अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये छोटे समय के लिए लोन लेता है। जब छोटे समय के लिए लोन लेते हैं तो किसके फॉर्म में लेते हैं, रेपो रेट के फॉर्म में। यदि हमको मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए लेना होगा लोन तो किस फॉर्म में लेंगे, बैंक रेट में। तो समझ गए डिफरेंस, सिमिलर है लेकिन कुछ कुछ डिफरेंट है, वही क्लियर करना था, क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स मतलब उल्टा। तो यहाँ रेपो रेट समझ गए कि जब कमर्शियल बैंक जाता है आरबीआई से पैसा लेने लोन के फॉर्म में, तो रेपो रेट। रिवर्स मतलब रिवर्स हो जाएगा उसी का, जब आरबीआई किससे जाएगा लोन लेने, कमर्शियल बैंक से, उस रेट को क्या बोलेंगे, रिवर्स रेपो रेट। तो डिफिनीशन देखते हैं, इट रेफर्स टू द रेट एट विच कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर मनी विथ आरबीआई। समझ गए, इसका कहने का मतलब है
कि कमर्शियल बैंक क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा अपना पैसा किसके पास, आरबीआई के पास। जब आरबीआई के पास क्या करेगा, देखो जब हमारा एसबीआई कमर्शियल बैंक है क्या करेगा, आरबीआई के पास पैसा मनी क्या करेगा, जमा करेगा, मनी को क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। क्यों डिपॉजिट करेगा, जब आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो क्या करेगा, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देगा, क्योंकि उससे इंटरेस्ट भी तो मिलेगा जब जमा करेगा। तो ज़्यादा पैसा है कमर्शियल बैंक के पास, क्या करता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देता है। तो आरबीआई क्या देता है, डिपॉजिट, जब पैसा जमा करे तो कोई तो इंटरेस्ट देगा, तो आरबीआई इसको इंटरेस्ट देता है। किसको इंटरेस्ट देता है, एसबीआई को। कौन, आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देता है। तो वही बड़ा उस रेट को हम क्या बोलते हैं, तो आरबीआई के द्वारा कुछ रेट डिसाइड किया जाता है। जैसे 8% रेट देगा जब कमर्शियल बैंक आरबीआई का पैसा जमा करेगा, तो आरबीआई कितना परसेंट रेट देगा, 8% मान लेते हैं, तो क्या देगा, आरबीआई इंटरेस्ट देगा। ठीक है, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। तो हम समझते हैं इन्फ्लेशन के कंडीशन में और डिफ्लेशन के कंडीशन में कैसे रिवर्स रेपो रेट वर्क करेगा। जब इन्फ्लेशन होगा, जब महंगाई होगा हमारे कहाँ, कंट्री में, तो क्या करेगा बैंक कुछ नहीं करेगा। बैंक क्या करेगा, देखते हैं, बैंक क्या कर, आरबीआई क्या करेगा, जब इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट रेशियो को क्या करेगा, आरआर को इंक्रीज करेगा। जब रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जैसे पहले 8% लेता था, यहाँ देखिए पहले 8% लेता था, अब क्या लेगा, आरबीआई 15% कर दिया। क्या कर दिया, 15% इंटरेस्ट देगा किसको, यदि जब कमर्शियल बैंक पैसा जमा करेगा आरबीआई के पास, आरबीआई पहले 8% देता था इंटरेस्ट, अब क्या देगा, 15% देगा। तो कमर्शियल बैंक क्या सोचेगा, क्यों हम लोगों को पैसा दें, वहाँ से जो इंटरेस्ट भी कम आ रहा है, आरबीआई को ही क्यों ना दे, क्योंकि वो इंटरेस्ट क्या कर रहा है, ज़्यादा दे रहा है। तो एसबीआई क्या करेगा, पैसा अपना डिपॉजिट कहाँ देगा, जमा करेगा, आरबीआई के पास करेगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आरबीआई ज़्यादा दे रहा है, इसीलिए क्या करेगा, एसबीआई किसके पास जाएगा डिपॉजिट करने, आरबीआई के पास जाएगा। जब आरबीआई का पैसा ज़्यादा जमा कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, कम होगा पैसा। जब एसबीआई के पास कम होगा तो क्या करेगा, मार्केट में क्या करेगा, कम पैसा देगा, लोन के फॉर्म में कम पैसा देगा। उससे क्या होगा, उससे होगा कि मनी सप्लाई क्या होगा, घट जाएगा मार्केट में। यदि मार्केट में मनी सप्लाई घटता है तो परचेजिंग पावर घटना ही है। परचेजिंग पावर घटेगा तो डिमांड भी डिक्रीज करेगा, डिमांड डिक्रीज करेगा तो प्राइस भी डिक्रीज करेगा। तो क्या होगा, जो हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है कंट्री में, तो वो क्या आ जाएगा, स्टेबल पॉइंट पे आ जाएगा। तो वही बोल रहा है, इन्फ्लेशन के रेट इन्फ्लेशन के कंडीशन में रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, मार्केट मतलब जहां बाई और सेल हो, उसी को मार्केट कहते हैं। ओपन खुला हुआ मतलब ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं, सेल ऑपरेशन। तो बोल रहा है इसका डिफिनीशन, इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई इन ओपन मार्केट। बोल रहा है ओपन मार्केट सिक्योरिटी ऑपरेशन का मतलब आरबीआई के द्वारा जो भी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है उसको क्या कर सकता है, सेल कर सकता है और परचेज करता है, बेच भी सकता है और खरीद भी सकता है। कौन, आरबीआई, समझे। तो इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करेगा, क्या रोल है ओपन मार्केट ऑपरेशन का, क्या रोल है। यदि इन्फ्लेशन होता है तो क्या करेगा आरबीआई, ओपन मार्केट सिक्योरिटी क्या करेगा, सेल करेगा। जैसे देखो आरबीआई सिक्योरिटी है, कौन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो ये क्या करेगा, सेल करेगा। इन्फ्लेशन जब महंगाई है तो क्या करेगा, सेल करेगा अपना, क्या करेगा, सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको क्या करेगा, सेल करेगा। सेल करने से क्या होगा, सेल करने से लोगों के पास जो मनी है वो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, सेल करेगा तो लोग खरीदेंगे। जब सिक्योरिटी खरीदेंगे तो क्या होगा, मार्केट में से मनी कम होगा। जब लोग
खरीदेंगे सिक्योरिटी तो क्या होगा, मार्केट में से मनी कम होगा। जब मनी कम होगा तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ बोल रहा है जब सेल करते हैं इन्फ्लेशन के केस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो क्या होता है, मार्केट में पैसा का कमी होगा। जब लोग खरीदने लगेंगे सिक्योरिटी तो पैसा क्या होगा, कम होगा मार्केट में। जब मार्केट में पैसा कम होगा तो परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम होगा। जब परचेजिंग पावर कम होगा तो डिमांड भी घटेगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घटेगा। तो क्या होगा, जब इन्फ्लेशन के समय जब हम सेल करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तो हमारा इकॉनमी क्या हो जाता है, स्टेबल पॉइंट पे आ जाता है। तो इन्फ्लेशन के केस में हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करेंगे, और वही डिफ्लेशन के केस में हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करेंगे। जैसे आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटी को परचेज करेगा। जब मंदी चल रहा है, पैसा नहीं है मार्केट में, तो क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, परचेज करेगा। क्या चीज़, सिक्योरिटी। तो क्या होगा, परचेज करेगा तो क्या होगा बताइए, जब परचेज करेगा सिक्योरिटी तो क्या होगा, मार्केट में पैसा बढ़ेगा। मार्केट में क्या होगा, पैसा बढ़ेगा। जब आरबीआई खरीदेगा तो उसके बदले क्या देगा, मनी देगा मार्केट में। जब मार्केट में मनी देगा तो लोगों के पास क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा मार्केट में। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड भी इंक्रीज करेगा, और डिमांड इंक्रीज करेगा तो प्राइस इंक्रीज करेगा ही। तो ये बोल रहा है उस समय डिफ्लेशन प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हो जाएगा और एक स्टेबल पॉइंट पे हमारा इकॉनमी आ जाएगा। जब हम ओपन मार्केट सिक्योरिटी, जब हमारे गवर्नमेंट का सिक्योरिटी को हम परचेज करेंगे तो क्या होगा, परचेज कौन करेगा, आरबीआई परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो क्या होगा, मार्केट में मनी का फ्लो इंक्रीज होगा। परचेज करेगा तो पैसा देगा, उसके बदले मनी इंक्रीज होगा तो परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज करेगा, उसके बाद प्राइस भी इंक्रीज करेगा। तो समझ गए, ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन के समय क्या करता है, सेल करता है आरबीआई सिक्योरिटी, और डिफ्लेशन के समय परचेज करता है। ठीक है। टॉपिक है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे समझाते हैं। ये क्या है, बैंक है, एसबीआई बैंक है। कोई लोन मांगने गया, क्या किया, लोन मांगा, लोग जाके लोन मांग रहे, किससे, एसबीआई से। एसबीआई से क्या कर रहे हैं, लोन मांग रहे हैं। तो क्या एसबीआई क्या बोलेगा, हमको कुछ सिक्योरिटी दीजिए, तो हम क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। तो क्या करें, लोग क्या करेंगे, अपने ज़मीन का कागज़ दे दिया। उस जैसे इसको लोन लेना है 10 लाख का, जैसे लोगों को लोन लेना है 10 लाख का, तो बोलेगा क्या, जो कमर्शियल बैंक होगा कि आप सिक्योरिटी दीजिए, तो बोलेगा सिक्योरिटी दिया, घर का कागज़, 10 लाख का उसका वैल्यूएशन था। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, लोन क्या करेगा, 8 लाख सेंशन करेगा, 8 लाख क्या करेगा, लोन देगा, और 2 लाख अपने पास एज अ मार्जिन रखेगा। यदि कहीं नहीं दे पाए या कुछ हो तो क्या करेगा, 2 लाख अपने पास मार्जिन रखेगा। तो वही बोल रहा है, जब बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन जो सिक्योरिटी कोलेटरल जो देगा और जो वैल्यू है उसके डिफरेंस को ही मार्जिन कहते हैं। तो यही बोल रहा है, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कोलेटरल एंड वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। जो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी कोलेटरल कितना लिया, 10 लाख, जैसे 10 लाख सिक्योरिटी कोलेटरल ले लिया लोग से, और लोन कितना प्रोवाइड कर रहा है, 8 लाख। सिक्योरिटी कोलेटरल लिया 10 लाख और लोन कितना प्रोवाइड कर रहा है, 8 लाख। तो 2 लाख का क्या कर रहा है, मार्जिन अपने पास रख रहा है। उसी डिफरेंस को बोलता है, जब सिक्योरिटी कोलेटरल और जो वैल्यू लोन ग्रांट किया उसके डिफरेंस को ही बोलता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। समझे। तो इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, मार्जिनल रेट को इंक्रीज करेंगे तो मनी सप्लाई घट जाएगा, मनी सप्लाई घटेगा तो परचेजिंग पावर घटेगा, परचेजिंग पावर घटेगा तो डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घटेगा। और डिफ्लेशन के समय क्या करेंगे, मार्जिनल को लेस कर देंगे। लेस करने से क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा मार्केट में, परचेजिंग पावर बढ़ेगा और डिमांड भी बढ़ेगा और प्राइस भी बढ़ेगा। इसको हम अच्छे से समझते हैं, यहाँ समझाते हैं आपको कैसे बढ़ेगा, कैसे क्या करेंगे। जैसे बैंक है, क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, 10 करोड़ का दिया लोन, और सिक्योरिटी रखा हुआ है अपने पास 12 करोड़ का। ठीक है। तो 2 करोड़ का क्या रखा हुआ है, मार्जिन अपने पास 2 करोड़ का रखा हुआ है बैंक। नॉर्मल केस में यदि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो रहा है, तो क्या करेगा, मार्जिन को बढ़ा देगा। तो पहले जो सिक्योरिटी दिया था 10-12 करोड़ का,
और लोन दे रहा है था 10 करोड़, अब लोन को कर देगा 8 करोड़ और मार्जिन को बढ़ा के 4 करोड़ कर देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में पैसा कम पहुंचेगा तो मनी सप्लाई कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा तो परचेज कम करेगा तो डिमांड कम करेगा तो प्राइस स्टेबल हो जाएगा। वही बोल रहा है। और डिफ्लेशन के केस में क्या करेगा, जो ये मार्जिन रख रहा है उसको इंक्रीज करे। पहले 2 करोड़ कर रहा था, जब मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा डालना है तो क्या करेगा, मार्जिन को कम कर देगा, अब 1 करोड़ कर देगा मार्जिन, 11 करोड़ यहाँ पे देगा लोन के फॉर्म में। तो क्या होगा, मनी सप्लाई ज़्यादा होगा तो परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा, तो स्टेबल पे आ जाएगा। डिफ्लेशन से, मंदी से क्या हो जाएगा, एक स्टेबल पॉइंट पे इकॉनमी आ जाएगा। वही बोलता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। समझ गया? तो आज क्या पढ़े हम, कैसे सेंट्रल बैंक RBI कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को जब इन्फ्लेशन हो और डिफ्लेशन हो, उसको समझे। अब किस इंस्ट्रूमेंट से कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को, वो भी हम देखें। एक लास्ट पॉइंट हम बताना चाहते हैं, ये लास्ट ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रखना है। यदि इन्फ्लेशन का केस होगा तो हमेशा क्या होगा, बैंक रेट इंक्रीज करेगा, रेपो रेट इंक्रीज करेगा, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करेगा, CRR इंक्रीज करेगा, SLR सिक्योरिटी को क्या करेगा, सेल करेगा, और मार्जिनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। यदि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, MR इंक्रीज करेगा। और यही डिफ्लेशन के केस में क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन के केस में ये सब डिक्रीज करेगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये की पॉइंट था हमारे टॉपिक का कि इन्फ्लेशन के केस में इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन के केस में सभी इंक्रीज करेगा रेट और डिफ्लेशन के केस में डिक्रीज करेगा। तो आज हम समझें कैसे सेंट्रल बैंक, कैसे RBI मनी के फ्लो को, मनी के सप्लाई को कंट्रोल करता है कुछ इंस्ट्रूमेंट के मदद से। तो आंसर हम देखें, मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो किसके द्वारा, ऑफ द सेंट्रल बैंक के द्वारा यूज किया जाता है। तो आज हम अच्छे से पढ़ लिए। हमारा बैंकिंग यहीं पे ख़त्म होता है, बैंकिंग चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर आगे नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तो जिसको भी थोड़ा समझ में आया हो, थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो जाके एक बार और फिर से वीडियो पूरा देखें, अच्छे से पूरा समझ में आएगा। बहुत अच्छे से समझाए हैं, बहुत ईजी वे में समझाए हैं, तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। और जाते जाते बोल रहे हैं कि लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए, और जम के लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे मोटिवेट होकर और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।